अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले JF-17 थंडर से रिलेटेड है। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने आप सबको बताया था कि JF-17 थंडर के लिए न्यू इंजन को देखा जा रहा है, जिनमें चाइना का WS-13 और रशिया का बनाया हुआ RD-93MA जो इम्प्रूव वेरियंट है RD-93 का, उसको देखा जा रहा था। और पाकिस्तान की तरफ से चाइना के बनाए हुए WS-13 इंजन को रिजेक्ट करते हुए रशिया का बना हुआ RD-93 जो इंजन है उसको सिलेक्ट किया गया था। और अब JF-17 थंडर के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने RD-93MA जो RD-93 का जो इम्प्रूव वेरिएंट है इंजन का, वो सिलेक्ट किया गया था। रशिया की तरफ से न्यू इंजन को डेवलप किया गया था अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, जिसका भी थर्मल प्रेशर टेस्ट किया जा रहा है। रशिया की स्टेट ऑन यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन कंट्रोल डेवलपमेंट की तरफ से बताया गया कि उन्होंने अभी एक न्यू इंजन को डेवलप किया अपने मिलिट्री फोर्सेस के लिए। यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन की तरफ से कहा गया कि क्लिमोव प्लांट की तरफ से RD-93MA इंजन को डेवलप किया गया, जो कि RD-93 का इम्प्रूव वेरिएंट है, और इसको JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर भी यूज़ किया गया, जिसको पाकिस्तान और चाइना मिलकर बनाते हैं। वेडनेसडे वाले दिन यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन की तरफ से जो RD-93MA इंजन था, इसके बारे में बताया गया था कि इसको शिफ्ट करके पीटर्सबर्ग भेजा गया मॉस्को में, जहाँ पे इसका थर्मल प्रेशर जो चैम्बर ट्रायल्स हैं वो लिए जाएंगे, ताकि इस प्रेशर चैम्बर के अंदर से इसका पता चल जाएगा कि हाई एल्टीट्यूड पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और ये कितनी हीट को प्रोड्यूस करता है। यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन की तरफ से यह भी बताया गया था जो RD-93 इंजन है ये इम्प्रूव्ड काफ़ी है और इसकी परफॉर्मेंस भी पुराने इंजन की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और ये अपने साथ काफ़ी फीचर्स लेके आएगा, जिससे इसके अंदर इम्प्रूव डिज़ाइन है इसके फ़ैन का और हॉट पार्ट का। इसके साथ साथ इसके अंदर ऑटोमेटिक पावर प्लांट कंट्रोल सिस्टम भी डाला गया है। इसके साथ साथ एमरजेंसी इंजन स्टार्ट मोड भी इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो फ्यूल एफिशिएंसी उसको ज़्यादा बढ़ाया गया है। इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रशिया को प्रेशर भी किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान को ये इस तरह के इंजन ना बेचे अपने JF-17 थंडर के लिए, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इरादा किया गया है कि जो 2024 तक तकरीबन 60 के करीब जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 होंगे उनको अपनी फोर्सेस के अंदर इंडक्ट कर लिया जाएगा। और अभी जो न्यूज़ आ रही है उसके मुताबिक सिंगल इंजन जो एयरक्राफ्ट है उसके लिए पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर के लिए जो RD-93MA इंजन है इसको सिलेक्ट किया था। और इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रशिया को इस चीज़ पे कहा जाता है कि वो पाकिस्तान को ये इंजन ना बेचे। जो RD-93MA इंजन है ये तकरीबन तक 9300 kgf का जो थ्रस्ट है वो जनरेट कर सकता है। जो सिंपल RD-93 था वो तकरीबन तक 8300 kgf का थ्रस्ट जनरेट कर सकता था, और ये सारी डिटेल यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन की तरफ से बताई गई है। और उनकी तरफ से ये भी कहा है कि ये जो न्यू इंजन होगा काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर लेके भी आएगा, जिसकी वजह से JF-17 थंडर जो ब्लॉक 3 होगा उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, क्योंकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर काफ़ी एडवांस फीचर्स को लगाया गया है, जिसकी वजह से जो पुराना इंजन था वो उसको वो जहाज़ को पावर सप्लाई नहीं कर सकता था, या वो पावर रिक्वायर नहीं कर सकता था जो कि उस जहाज़ को ज़रूरत थी। आपको पता है कि जब JF-17 थंडर ने अपनी मेडन फ्लाइट को कंडक्ट किया था तो उसके अंदर भी JF-17 थंडर के अंदर RD-93 जो इंजन था उसका इस्तेमाल किया गया था। और अब अपग्रेडेड फाइटर के अंदर न्यू इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन अरे रडार और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स डाले गए हैं, जिसकी वजह से इस जहाज़ को ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड थी और उसके लिए ज़्यादा बेहतर इंजन की भी ज़रूरत थी, जो कि इस जहाज़ की परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेहतर बना सकता था। RD-93MA जो इंजन है ये पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कॉम्बैट की सलाहियत है उनको ज़्यादा बेहतर भी बनाएगा, और ज़्यादा मॉडर्न वॉरफेयर सिचुएशन के अंदर जो ज़्यादा इंजन अच्छा जहाज़ के अंदर जितना अच्छा लगा होगा उतनी ही जहाज़ की परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी होगी। इसी तरह 2015 में भी न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान की तरफ से रशियन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने JF-17 थंडर के अंदर। हालांकि इसके मुकाबले में चाइना अल्टरनेट इंजन भी बना रहा था, मगर पाकिस्तान ने चाइना के इंजन को सिलेक्ट नहीं किया। और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि हम JF-17 थंडर के अंदर जो RD-93 इंजन इस्तेमाल होता है उससे हम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड भी हैं, और रशियन इंजन के साथ जो JF-17 थंडर उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तरह पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की तरफ से ये भी क्लेम किया गया था कि JF-17 थंडर का जो इंजन है उसको इम्प्रूव करना यकीनन JF-17 थंडर की जो सलाहियतें उनको बेहतर भी करेगा। RD-93 इंजन का कनेक्शन इंडिया के साथ भी बहुत है, क्योंकि इंडिया के पास तकरीबन तक 60 के करीब MiG-29 UPG मौजूद हैं, जिनके अंदर RD-93 इंजन लगे हुए हैं, और 40 के करीब MiG-29K मौजूद हैं। और
यही बात थी जिसकी वजह से इंडिया रशिया को कह रहा था कि आप इन इंजन्स को पाकिस्तान को ना बेचें, ताकि पाकिस्तान इन इंजन्स का इस्तेमाल मत करे, क्योंकि फिर जहाज़ों की जो परफॉर्मेंस है और फिर इन इंजन्स की वजह से जहाज़ की जो सलाहियत है उसके बारे में काफ़ी हद तक पता चल जाता है। और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी गवर्नमेंट को ये कहा जा रहा था कि वो रशिया को मना करे, ताकि रशिया इस तरह के जो इंजन है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड ना करें। पाकिस्तान इस वक्त 100 से ज़्यादा JF-17 थंडर फाइटर जेट बना चुका है, जिनके अंदर RD-93 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी ये रिपोर्ट भी सुनने में आ सकती है कि पाकिस्तान हो सकता है कि RD-93MA जो इम्प्रूव इंजन है उसको बाद में JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के अंदर भी लगाए, ताकि इनकी परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाया जा सके। तो दोस्तों आज की दूसरी डिफेंस अपडेट जापान की तरफ से। तो दोस्तों जापान की तरफ से अभी $23.11 बिलियन की एक डील को साइन किया जाने वाला है यूएस के साथ, जिसके अंदर वो यूएस से F-35 जो लाइटनिंग 2 जो स्टेल्थ फाइटर जेट हैं उनको ख़रीदने वाले हैं। यूएस की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी ये डील दूसरे नंबर पे होने वाली है। इससे पहले 2010 में सऊदी अरेबिया की तरफ से यूएस के साथ ये डील को साइन किया गया था, जिसके अंदर F-15 जो फाइटर जेट हैं उनको अपग्रेड करना जाना था, और उनके साथ जो बेहतरीन वेपन पैकेज है वो भी सऊदी अरेबिया को मिलना था, और नए F-15 जो फाइटर जेट है वो भी सऊदी अरेबिया को मिलने थे। और इस डील की कीमत $29.4 बिलियन के करीब थी। यूएस की तरफ से ये सेकंड लार्जेस्ट F-35 की डील को साइन किया गया है फॉरेन मिलिट्री सेल्स के अंदर। जापान की तरफ से अभी 63 F-35A जो कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वेरिएंट है F-35 का वो हासिल करने का फैसला किया गया है। साथ साथ 42 F-35B जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। और यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया गया है कि ये 9 जुलाई को जापान की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी, ताकि वो अमेरिका से ये फाइटर जेट को हासिल करना चाहते हैं। अब जो ये फाइटर जेट जापान को मिलेंगे, इन फाइटर जेट के साथ बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंड कमांड सिस्टम मिलेगा, साथ साथ कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंस नेविगेशन और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी मिलेंगे। F-35 के साथ साथ ऑटोनॉमिक लॉजिक ग्लोबल सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा। F-35 जो फाइटर जेट है ये दोस्तों आप दुनिया में सबको पता है कि इस वक्त 5th जनरेशन फाइटर जेट है, और बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट यूएस की तरफ से बनाया गया है। मगर इसके अंदर कुछ खामियां थी जिनकी वजह से इस जहाज़ की परफॉर्मेंस पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था। जैसे मिड एयर रिफ्यूलिंग के अंदर इस जहाज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था, और बाद में यूएस की तरफ से इन इश्यूज़ को रिजॉल्व भी कर दिया गया था, और इस जहाज़ की जो प्राइस थी उसको भी कम करने की कोशिश की जा रही थी। यूएस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरह की जो फॉरेन सेल्स होंगी ये यकीनन जो यूएस की जो नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफ़िल भी करेंगी, साथ साथ अपने जो मेजर अलाय हैं उनकी सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करने में भी मदद करेगी, साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लाएगी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी लाएगी एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी कॉरपोरेशन एजेंसी की तरफ से बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा जापान की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है, और यूएस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एफिशिएंसी और सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी भी दिखाई जा रही है जापान के लिए। जापान ने F-35B जो फाइटर जेट का इसलिए ऑर्डर दिया ताकि वो इन फाइटर जेट को अपने 2 जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनके ऊपर ऑपरेट कर सकें, और इन एयरक्राफ्ट को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करना यकीनन जो जापान है वो अपना जो एशिया पैसिफिक रीजन है इसके अंदर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाएगा। और जापान के पास इस तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन आने यकीनन चाइना के लिए भी एक तरह से थ्रेट होंगे, क्योंकि चाइना इस तरह के जो फाइटर जेट हैं उनसे अभी निपटने के लिए अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी बना रहा है, और बेहतरीन रडार भी बना रहा है जो कि इस तरह के फाइटर जेट को डिटेक्ट कर सकें। और जापान के पास फाइनल असेंबली भी है F-35 फाइटर जेट की, और अगर वो इन फाइटर जेट को अपने लिए हासिल करते तो उनको ज़्यादा इसके लिए फैसिलिटी को बनाना नहीं पड़ेगा, और ना ही ज़्यादा उनको इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे इनके वेपन प्रोग्राम, क्योंकि जो जापान है ये काफ़ी ज़्यादा यूएस ओरिजिन जो वेपन है उनको इस्तेमाल करता है, और यकीनन यही जापान की सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जापान को ज़्यादा इनके मेंटेनेंस के ऊपर पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट इंडोनेशिया की तरफ से। तो दोस्तों इंडोनेशिया की तरफ से अभी V-22 जो ऑस्प्रे टिल्ट्रोटर जो ट्रांसपोर्ट है उसको ख़रीदने की बात की जा रही है, जिसकी कॉस्ट तकरीबन $2 बिलियन के करीब है, और इसके स्पेयर पार्ट्स भी दिए जाएंगे। अभी ये इसके बारे में नहीं बताया गया कि इनको कितनी तादाद में इंडोनेशिया की तरफ से ख़रीदा जाएगा और इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मगर बोइंग की तरफ से कहा जा रहा है कि V-22 जो ऑस्प्रे टिल्ट्रोटर जो ट्रांसपोर्ट है वो इंडोनेशिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इंडोनेशिया के पास तकरीबन तक
272 के करीब स्मॉल आइसलैंड मौजूद है जिनकी हिफाजत के लिए इन तरह की जो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। और साथ साथ इंडोनेशिया के जो समंदरी रीजन है उस पर काफ़ी ज़्यादा नेचुरल गैस के भी रिसोर्स मौजूद हैं और फ़िशिंग भी इनके लोग काफ़ी ज़्यादा समंदर के अंदर से करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी के लिए और अपने समंदरी एरिया पर नज़र रखने के लिए इंडोनेशिया को इस तरह के जो ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत है जो कि इनके इस रीजन की हिफाजत कर सके। और ये यकीनन चाइना के लिए भी थोड़ा सा एक तरह का इशू बनेगा इस रीजन के अंदर, क्योंकि इस तरह के जो अमेरिका के बने हुए वेपन है वो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है और ये यकीनन चाइना के लिए भी एक थ्रेट होगा। तो दोस्तों अब तक रहते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।